Yes, hello to everyone. I welcome you to this new session on Daily News Digest. और आज के सेशन में we have come up with some new articles which have come from today's newspaper. आज संडे है, इस वजह से संडे को बहुत ज्यादा आर्टिकल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट यूजुअली आपको नहीं दिखेंगे अखबार में. बट जो आर्टिकल्स हमें इंपॉर्टेंट लगे, मैं उन्हें डिस्कस करना चाहूंगा. दीज आर टू आर्टिकल्स फ्रॉम वन फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड द अदर फ्रॉम द हिंदू. पहला आर्टिकल है हेल्थ कवर फॉर सीनियर सिटीजन, टर्म लाइफ इंश्योरेंस में गेट जीएसटी वेवर. अब ये हेल्थ कवर शब्द का मतलब ये है कि जो भी लाइफ इंश्योरेंस लोग लेते हैं सीनियर सिटीजन के लिए स्पेसिफिकली आता है, उसमें जीएसटी का वेवर मिलने वाला है. अब जीएसटी इज समथिंग विच हैज सिंप्लीफाइड टैक्सेशन. अगर हम बात करें तो इसकी वजह से हुआ यह है कि बहुत सारे कमोडिटीज पे जिन पे कभी अलग अलग रेट्स ऑफ टैक्सेशन लगता था, उसको स्ट्रीमलाइन करके सरकार ने चार अलग अलग रेट्स ऑफ टैक्सेशन में उसको फिगर आउट किया है. अब कुछ टैक्सेस को कई बार देखा गया है कि दे हैव बीन इरेशनल. फॉर एग्जांपल, अक्सर मेडिकल डिवाइसेस, मेडिसिन, इन पे बात होती है कि यहाँ पे जीएसटी कम होना चाहिए. जैसे अर्लियर फ्यू डेज अगो वी वर रीडिंग एन आर्टिकल जिसमें ऑर्फन ड्रग्स की बात हो रही थी. तो ऑर्फन ड्रग्स में भी द गवर्नमेंट वाज ऑफ द ओपिनियन, या गवर्नमेंट को सुझाव दिया जा रहा था कि आप कोशिश कीजिए कि इसके टैक्सेशन जो इस पे लग रहा है वो कम करें. बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज इफ दीज कमोडिटीज आर टैक्स्ड हेवीली, व्हाट रिजल्ट्स इन के बहुत ज्यादा अनअफोर्डेबल हो जाती है मेडिसिन लोगों के लिए. तो इसमें फिर यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, शूज अबाउट अबव रुपीज 15,000 एंड ड्रेस वॉचेस अबव रुपीज 25,000 आर लाइकली टू बी शिफ्टेड टू द टॉप मोस्ट स्लैब ऑफ 25%, 28% फ्रॉम 18%. सिमिलरली कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पे टैक्सेस को स्ट्रीमलाइन करके रैशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है और कम किया जा रहा है. तो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज अबाउट. तो जैसे एक सजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, बाइसिकल प्राइस लेस देन रुपीज 10,000, इनको 5% किया गया है फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग 12%. एक्सरसाइज नोटबुक्स जो एजुकेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, उनको 5% फ्रॉम 12% किया गया है. सिमिलरली पैकेज वाटर हैज बीन शिफ्टेड टू 5% फ्रॉम 18%. तो सरकार को लगता है जो चीजें जरूरी हैं उन पे वो टैक्सेशन कम कर रही है, और जो चीजें लग रही हैं कि काफी लग्जूरियस स्पेंडिंग है, उस पर टैक्सेशन बढ़ाया जा रहा है. सर सिमिलरली इस ये जो हाँ, वेवर वेवर शब्द है, मतलब जीएसटी वेवर, इसका थोड़ा सा आप इलाबोरेट कर सकते हो? सर, वेवर का मतलब होता है कि इस पे टैक्सेशन को या तो कम कर देना या खत्म कर देना. तो यूजुअली वो चीजें जो यूटिलिटी से एसोसिएटेड है, विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन एवरीबडी, जैसे एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पे यूजुअली टैक्सेशन नहीं होता बिकॉज इट हैज बीन वेव्ड ऑफ, हटा दिया गया है उसको. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ वेवर. तो यहाँ पे भी इंश्योरेंस सेक्टर में जीएसटी और टर्म लाइफ इंश्योरेंस इज लाइकली टू बी एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल पर्सन. मतलब जीएसटी को हटा दिया जाएगा जो उन प्लान्स में से जो कि अभी लग रहा है कि काफी सारा जीएसटी चला जाता है, इसलिए लोग इंसेंटिवाइज नहीं हो रहे हैं फॉर टेकिंग दीज लाइफ इंश्योरेंस. तो उस सेंस में ये आर्टिकल मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा. एक आर्टिकल और है जो आज के द हिंदू पेपर में आया है, विच इज हाउ विल अ क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस हेल्प, क्लासिकल स्टेटस हेल्प लैंग्वेजेस. तो हमने कुछ दिन पहले भी एक आर्टिकल देखा था, मुझे कुछ नए फैक्ट्स इस आर्टिकल में मिले. दैट इज व्हाई आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस आर्टिकल इन टुडेज डिस्कशन. पांच अलग अलग लैंग्वेजेस को, मराठी, बंगाली, असमीज, पाली और प्राकृत, इनको अभी यूनियन गवर्नमेंट ने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है. इसका फायदा ये हुआ है कि जब भी क्लासिकल लैंग्वेज आप डिक्लेयर करते हो, इसका मतलब ये है कि आप, ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनकी बहुत पुरानी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है. एंड दीज आर लैंग्वेजेस जिनका प्रचार प्रसार सरकार करने की कोशिश करेगी. तो तमिल वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज विच वॉज डिक्लेयर्ड टू बी अ क्लासिकल लैंग्वेज, और फिर आगे चल के और ज्यादा लैंग्वेजेस को इसमें शामिल किया गया: संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड उड़िया. अब जो लैंग्वेजेस को अभी डिक्लेयर किया है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आई थिंक द स्टूडेंट शुड मेक अ नोट ऑफ दिस कमिटी, पथारे कमिटी, विच वाज सेट अप इन 2012 टू डेवलप द प्रपोजल फॉर मराठी टू बी डिक्लेयर्ड अ क्लासिकल लैंग्वेज. तो ये इस कमेटी का आप लोगों को नाम याद रखना चाहिए. सिमिलरली अलग अलग रीजनल पार्टीज की तरफ से भी ये डिमांड उठती रही है कि हमारी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए. एक चीज जो इस आर्टिकल में बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि बहुत सारे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो कि बाक्स में लिखे गए हैं, वहाँ वो दिखता है कि कहीं ना कहीं उनका ज्यादा अच्छे से डिसाइफरमेंट हो जाएगा अगर क्लासिकल लैंग्वेज का टैग दे दिया जाए. जैसे यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है कि बहुत सारी आसामीज लैंग्वेज में लिखी गई कलाकृतियां, रॉक कट इंस्क्रिप्शंस, वी आर विच आर येट टू बी डिसाइफर्ड, एंड दिस विल हेल्प रिसर्चर्स टू डिसाइफर दोस स्क्रिप्ट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट. उसका क्यों? क्योंकि अब इन लैंग्वेजेस को फाइनेंशियल एलोकेशन भी मिलेगा. तो पैसा मिलने की वजह से इन लैंग्वेजेस को जो आसानी से इनमें रिसर्च होना शुरू हो जाएगी, और जो भी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक साइंटिस्ट ड्यू टू लैक ऑफ फंड पता नहीं लगा पाए, they are going to be taken care of. So in this respect, I think this article is important. Now I would like to invite Ganesh sir to take over and take the discussion forward. Thank you. श्योर सर, थैंक यू सो मच।
मेरे पास भी कुछ आर्टिकल्स हैं जो आज के अखबार में काफी इंपॉर्टेंट लगे मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अ, पहला है एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। बेसिकली ये एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। एयर पोल्यूशन इज नथिंग दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ बाय नाउ। वी ऑल नो द सोर्सेज, द प्रॉब्लम और द हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द एयर पोल्यूशन। सो बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स एक मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू हम एयर में कितना पोल्यूशन है उसको मेजर करते हैं। बेसिकली इट्स अ नंबर दैट टेल्स यू विच पोल्यूटेंट इज प्रेजेंट इन द एयर एंड इन व्हाट अमाउंट। The air quality index is acquired by measuring emissions of eight major pollutant present in the air. For example, PM 2.5, PM 10, ozone, carbon monoxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, lead and ammonia. So ये सबसे ज्यादा important पॉल्यूटेंट डेंस की वजह से हमें पता चलता है कि जो हमारी हवा है वो कितनी प्रदूषित है। सो हियर यू कैन नो मोर अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द AQI एंड व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब द एयर पोल्यूशन इन इंडिया। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं सरकार ने इसको कम करने के लिए, तो वो जरूर आप नोट करें यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक और टर्म देख रखा हुआ है, स्टेबल बर्निंग। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक इन द प्रीवियस वीडियोस। It what is stubble burning? Basically, stubble burning is a method of removing the paddy residue from the agriculture field। और जो पराली हम जलाते हैं तो उसके क्या क्या इम्पेक्ट हैं, क्या इश्यूज हैं, इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या क्या हैं। दिल्ली में हम अक्सर देखते हैं, यहाँ पे भी दिल्ली के बारे में देखे रखा हुआ है कि जो स्टबल बर्निंग की वजह से जो दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल है या AQI का इंडेक्स है वो काफी ऊपर चला जाता है। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी लेके आए हैं स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए, तो इसके बारे में हम जरूर देख सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट इन दिस न्यूज। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट। सर, इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये क्या यूपीएससी पूछ चुका है इस पे पहले कोई क्वेश्चन? यस सर, एयर ये क्वालिटी। सो सर ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज दोनों टॉपिक्स पे AQI पे भी और स्टेबल बर्निंग पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2016 के अंदर डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया था एयर क्वालिटी इंडेक्स से, जिसमें डायरेक्टली पूछे गए थे कि विच आर द पार्टिकल, मतलब जो पोल्यूटेंट्स हैं जो इसमें काउंट किए जाते हैं, और ये लिस्ट दे दी थी पोल्यूटेंट्स की। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द राइट आंसर। सिमिलरली 2021 में भी ये ग्लोबल एयर क्वालिटी पे क्वेश्चन आया चुका है इसके अंदर। एंड 2015 के अंदर स्टेबल बर्निंग पे क्वेश्चन आया था। तो ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे। एक स्कीम अभी लॉन्च हुई है, PM इंटर्नशिप स्कीम। ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, इसकी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये आपके GS पेपर 2 और 3 के अंदर आएगा। और दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एंड इस स्कीम के बारे में ऑलरेडी अनाउंस कर चुके थे यूनियन बजट 2024 में, और अब फाइनली अक्टूबर के बंद में ये स्कीम लॉन्च कर दी गई है। And try to know more about the objective and the aim of the scheme. Basically, the scheme aims to provide the student with internship opportunity to address the unemployment in India। तो अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसके कुछ और प्रोविजंस भी हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी इसमें एनरोल करवाएगा उसको वन टाइम ग्रांट मिलेगा 6,000 रुपीज का, और मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा 4,500 रुपये का। और इसमें टॉप जो इंडिया की MNC, वर्ल्ड की MNCs हैं, टॉप 250+ MNC इसमें ऑलरेडी है। अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द टॉप मोस्ट MNCs ऑफ द वर्ल्ड। और एडिशनली वो कंपनीज भी आपको 500 रुपये देंगे अंडर देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ट्राई टू नो अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बेसिकली अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो भी युवा 21 से 24 साल के बीच में है वो एलिजिबल है इस स्कीम के अंदर। एंड एनीबडी हु हैव पास्ड 10th क्लास वो भी इंक्लूडेड है इस स्कीम में। बट दो स्टूडेंट हु हैव पास्ड द ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT, IIM, CA एक्सेट्रा, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द स्कीम, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस स्कीम। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं इस स्कीम के बारे में। Okay, that's it from my side. Now I like to invite Gaurav sir to take the discussion forward. थैंक यू सर। दो आर्टिकल्स हैं आज इम्पॉर्टेंट द हिंदू से, जो मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला यह है कि इंडिया टू सीक सर्टिफिकेशन फ्रॉम WHO फॉर एलिमिनेशन ऑफ कालाजार। तो स्टूडेंट को 3-4 टेकअवेज हैं। कालाजार
exactly which organism causes काला जार. तो इसको विश्रल लिस्टमिनिस के नाम से भी जाना जाता है. तो तो डोनावानी है, विसरिया डोनावानी है. फिर इसका कैरियर क्या है, सैंडफ्लाई है. They should know about it. And then there is a, like, what is criteria for elimination of the काला जार in a country. तो इसमें है कि इंडिया ने since last 2 years इंडिया have like 1000 में बस एक रिपोर्ट किया है केस को. तो दिस इज लाइक कंडीशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ एनी डिजीज. तो इट इज, एंड दिस कालाजार डिजीज इज ऑल्सो ए नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज. तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज क्या होता है, स्टूडेंट शुड नो हाउ व्हाट आर डिजीजेस कवर्ड अंडर दिस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज. एंड this is or like there is like what sort of states are like more gripped with this menace of kala jar. They should know about it. So this is a basic takeaway from this article. And since it's like the WHO का एक अपना classification होता है, and which organs is it affects, ये कौन कौन से ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है. तो इट्स लाइक मेंशनिंग दैट इट अफेक्ट्स द रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम्स लाइक स्प्लीन, लीवर्स. तो ये सब क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं. तो दिस इज अ बेसिक टेक अवे फ्रॉम दिस आर्टिकल. एंड द वल्नरेबल स्टेट्स वगैरह मेंशन है. तो दे कैन टेक 3-4 takeaways like which organism causes this, what is the carrier of kala jar, what state are mainly affected by this, and what is your like WHO classification for elimination. इसका एक classification क्या है elimination का. तो this is like basic takeaway from this whole article. And सर इसमें क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं. सर इसका मतलब क्वेश्चंस आ सकता है कि लाइक कि ये जो एक इंडिया का अपना एक प्रोग्राम रहा है कि लाइक इसका एलिमिनेशन का एक अपना प्रोग्राम रहा है. लाइक इट इज मेंशन्ड हियर दैट इंडियाज नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने कहा था कि इसको 2010 तक हम खत्म कर देंगे. नाउ बट इट डेट जो है वो शिफ्ट होता गया. नाउ लाइक WHO envisages this kala jar to be eliminated worldwide by 2030. तो ये जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वगैरह से भी ये अलाइन करता है. तो दे शुड मेंशन दैट ये टाइमलाइन जो है 2030 तक इसको एलिमिनेट करना है. ये स्टूडेंट याद कर सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल. It's from same edition of like the plankton balance to 6 times their size to reach ocean surface. So this mainly describes the mechanism how the phytoplanktons reaches to the ocean surface for getting growth. मतलब कि there is an abundance of sunlight and everything which aids their growth. So this is a basically mechanism how the phytoplanktons achieve their growth. So 2-3 things are important. There is a mentioning of one phytoplankton that is named Pyrocystis noclitica. तो Pyrocystic noclitica is mentioned there. It ये फ्लोरोसेंस वगैरह भी शो करता है. तो हो सकता है ये क्वेश्चंस वगैरह आ जाए. this becomes very important. And then how it grows to the like surface, वो surface पे कैसे पहुंचता है, एक पूरा मैकेनिज्म इसमें अच्छे से दिया हुआ है. एंड देन इट इज ऑल्सो मेंशन्ड दैट दिस इज अ सिंगल सेल प्रोटीन, सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन. तो ये प्रोटीन का भी एक सोर्स हो सकता है. तो दिस इज अ लाइक बेसिक टेक अवे फ्रॉम दिस आर्टिकल. 3 पॉइंट्स है लाइक एक ऑर्गेनिज्म का नेम मेंशन है, मैकेनिज्म हाउ दे रीच टू द सरफेस, and then there is a like it is a single cell protein. So this is basic 3 takeaway from this article. Now with this today's edition of Daily News Digest comes to an end. We hope to meet you tomorrow. Thank you.